एक गांव में अमीय नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक बहुत बुद्धिमान आदमी था। अमीय पूर्ण रूप से शिक्षित था, लेकिन फिर भी वो अपने गांव में अपनी जमीन पर खेती का काम कर रहा था, क्योंकि उसे नौकरी करने में दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास एक ट्रैक्टर भी था। एक दिन जब वो अपने घर के सामने एक खाट पर सो रहा होता है, तो आसमान में एक हवाई जहाज उड़ता हुआ जाता है। उसे देखकर अमीय सोचता है, बहुत लंबे समय से मेरी एक हवाई जहाज में बैठने की ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। पैसा तो चाहिए ही, लेकिन हवाई जहाज में बैठने के लिए किस्मत भी होनी चाहिए, और मेरे पास दोनों नहीं है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन अमीय के दिमाग से हवाई जहाज की बात नहीं निकल पाती। फिर उसे एक ख्याल आया। सब यही कहते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। अब मुझे अपनी अक्ल की परीक्षा लेनी होगी। मैं अपने ट्रैक्टर को एक हवाई जहाज में बदलूंगा और अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये काम कठिन हो सकता है, लेकिन मुझे इसे करके दिखाना है एक बार। ये सोचते हुए वो अपने ट्रैक्टर पर प्रयोग करने लगा, और उसने अपनी मेहनत से ये सच में कर दिखाया। उसका ट्रैक्टर एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रहा था। वाह, मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतना अद्भुत कुछ बन सकता है। अब मैं इसे उड़ाकर देखता हूँ। ये सोचते हुए वो अपने उड़न ट्रैक्टर में बैठकर उसे शुरू करता है। ट्रैक्टर कुछ दूर तक चलने के बाद हवा में उड़ान भरता है। अमीय की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी अचानक ट्रैक्टर नीचे गिर जाता है। इससे अमीय फिक्रमंद हो जाता है और सोचता है, इसे क्या हो गया? कुछ दूर अच्छे से उड़ा था और फिर अचानक नीचे गिर पड़ा। लगता है इसमें कुछ खराबी आ गई है, मुझे देखना होगा। उस खराबी को ठीक करके वो उसे फिर उड़ाने के लिए तैयार कर लेता है, और ट्रैक्टर फिर से हवा में उड़ने लगता है। हवा में इतनी तेज उड़ते हुए अमीय जोश में आकर जोर से पुकारता है, तुम सब लोग देखो इधर, मेरा ट्रैक्टर हवा में उड़ रहा है। मैंने जो सोचा था हो गया, सच में हो गया। उसकी पुकार सुनने वाले उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं। कुछ देर उड़ाने के बाद वो उस हवाई जहाज को जमीन पर उतार देता है और लोगों से पूछता है, कैसा है मेरा ट्रैक्टर हवाई जहाज? अच्छा है ना? ये बहुत अद्भुत है। हम भी बैठेंगे एक बार। हमें भी देखना है कि हवा में उड़ते हुए कैसा महसूस होता है। हमारे भाग्य में सही के हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में बैठना कहाँ लिखा है। ठीक है, तो कुछ किराया दो, फिर उड़ा ले चलता हूँ तुम्हें मेरे ट्रैक्टर एरोप्लेन में। वो लोग बड़ी खुशी से पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे सब उस ट्रैक्टर हवाई जहाज में बैठे और हवा में उड़ने लगे और बड़े खुश हुए। अमीय ने कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लिए, और उन पैसों से उसने कुछ और ऐसे ट्रैक्टर एरोप्लेन्स बनाए और उन्हें बेच दिया। उसके ट्रैक्टर उड़न खटोला का काफी नाम हो गया था। कुछ दिन बीत गए, फिर उसे एक और ख्याल आया। अब ये ट्रैक्टर हवाई जहाज उड़ रहा है और खेती का काम भी कर रहा है। क्या ये पानी में नहीं तैर सकता? अब मैं इसे पानी में तैराने की कोशिश करके देखता हूँ। और उसने अपने ट्रैक्टर को पानी में तैरने के काबिल भी बना दिया। ये देखकर सभी ने उसके दिमाग की दाद दी। अब जबकि वो ट्रैक्टर पानी में भी तैर सकता था, मछुआरों को अपनी नाव में बैठकर पतवार चलाने की जरूरत नहीं थी। वो अपने आप ही चलता था। उस ट्रैक्टर के पीछे जाल बांध देने से मछलियां बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती थी। एक आइडिया के बल पर अमीय ने इतने सारे प्रयोग किए और अपना व्यापार विकसित कर लिया, और साथ ही अपने गांव का नाम भी रोशन किया। एक बार की बात है, एक गांव में रमैया नाम का एक किसान रहता था। रमैया के पास गंगा नाम की एक बहुत अच्छी गाय थी। उस गाय ने कई बछड़ों को जन्म दिया था और गायों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। एक दिन, गंगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ये आय और ये इतनी सारी गाय तुम्हारी वजह से ही मिली है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ साल बीत गए। गंगा अब बूढ़ी हो गई थी। एक दिन रमैया ने गाय का दूध दूहना चाहा। बहुत देर दूहने के बाद भी दूध नहीं उतरा। क्या गंगा, मुझे तुमसे आज दूध की एक बूंद भी नहीं मिली? मैं बहुत सारे बछड़े जन चुकी हूँ और अब मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ। तुम्हें और दूध नहीं दे सकूंगी। फिर रमैया ने, अगर ये गाय दूध नहीं दे सकती तो मैं इसकी देखभाल क्यों करूं? क्यों चारा बर्बाद करूं? ये सोचकर बेरहम मलैया अपनी गाय गंगा को बेचने के लिए बाजार ले गया। रमैया मुझे यहाँ क्यों ले आए? यहाँ पहले से इतनी गाय क्यों है? गंगा को संदेह हुआ।
रमैया के जवाब ना देने पर गंगा ने एक दूसरी गाय से पूछा, यहाँ इतनी गाय क्यों हैं? तुम्हें नहीं पता? हमारे मालिक हमारा तभी तक ख्याल रखते हैं जब तक उन्हें हमसे दूध मिले, उनकी कमाई हो। हमारे बूढ़े होते ही वो हमें कसाई को बेच देते हैं। ओ नहीं, वे हमें कसाई को बेच देंगे और हमें मरवा देंगे? इतना बड़ा धोखा! रमैया, क्या तुम मुझे कसाई को बेच रहे हो? हाँ, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही, इसलिए मैं बेच रहा हूं तुम्हें। रमैया की बात सुनकर तुम्हारी मौत होने वाली है और तुम हंस रही हो। रमैया, मैंने कभी मांस नहीं खाया, लेकिन मेरी मौत कितनी भयानक होगी। मैंने कभी कोई गलती नहीं की, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन तुम मुझे मरवा रहे हो। फिर तुम्हारी मृत्यु कितनी भयानक होगी, ये सोचकर मुझे हंसी आ गई। रमैया सोचने लगा, मैंने तुम्हें दूध दिया और तुम्हारे परिवार के लिए सुख बरसाया, लेकिन मैं केवल घास खाती हूँ। तुम बदले में मेरा दूध, मक्खन, घी, मेरे गोबर के उपले और खाद के रूप में मेरे गोबर का उपयोग करते हो। बोलो, ये सच है या नहीं? हाँ, ये सच है। ये सुनकर शेष गायों के मालिक भी वहां देखने आ गए कि क्या हो रहा है। मैंने तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हारी मदद की, जिसकी तुम मुझे इतनी क्रूर सजा दे रहे हो। फिर तुम्हारे भाग्य में क्या होगा मलैया? यदि तुम कुछ पैसे कमाने की खातिर हमें मार दे रहे हो, तो तुम कैसे चैन से रह सकोगे? रमैया और अन्य आदमियों की आंखों में आंसू भर आए। तब रमैया ने अपनी गलती मानी और कहा, मुझे माफ कर दो गंगा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ आ गया कि मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब से मैं कभी भी किसी भी कसाई को कोई भी गाय नहीं बेचूंगा। सभी गायों ने गंगा का आभार माना। अन्य गायों के मालिकों ने भी अपनी गायों से माफी मांगी और उन्हें वापस घर ले गए। तब रमैया गंगा को अपने घर ले गया और हमेशा की तरह उसके साथ प्यार से पेश आने लगा। रमैया ने फिर कभी ऐसा करने की सोची भी नहीं। सनतपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक युगल, पद्मिनी और शिवा रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था राजू। राजू हर दिन पड़ोस के गांव में पढ़ाई के लिए जाता था। इस तरह वे एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक उस गांव के साथ साथ अन्य पड़ोसी गांवों में एक साल भीषण सूखा पड़ा। सारे तालाब और नाले सूख गए। फसलों को उगाने के लिए पानी नहीं था। इस वजह से किसी ने भी अपनी भूमि पर खेती नहीं की। सूखा पड़ने के कारण उन गांव वालों को बहुत नुकसान हो रहा था। पेट भरने के लिए खाना भी कम पड़ रहा था। एक दिन राजू उन्हीं रोटियों को लेकर पड़ोस के गांव जा रहा था। रास्ते में राजू को भूख लगी तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोटियां निकाल ली। उस समय एक संत जो थके से लग रहे थे वहां आए। उस संत को देखकर राजू ने सोचा, इन संत को देखकर लगता है कि ये भूखे हैं। मेरे पास 4 रोटियां हैं, मैं इन्हें 2 रोटियां दे देता हूँ। फिर राजू ने उन संत को रोका। संत जी, आप थके हुए और भूखे लगते हैं। मेरे पास 4 रोटियां हैं, तो 2 रोटियां आप खा लीजिए। हम दोनों भूखे नहीं रहेंगे। इतना कहते हुए राजू ने उन संत को वो 2 रोटियां दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद उदार लड़के, तुमने बिना मांगे मुझे भोजन दिया। नहीं नहीं संत जी, आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका तो महान व्यक्तित्व है। खाना शुरू कीजिए ना। अच्छा मेरे बच्चे, रोटियां बड़ी स्वादिष्ट थीं। मेरी माँ ने बनाई है। मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये रोटियां भी खाने को मिलेंगी या नहीं? ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चे? तब राजू ने उस संत से सूखे की वजह से होने वाली परेशानी बताई। उसकी बात सुनने के बाद संत ने उसे उपहार के रूप में एक छाता दिया। राजू ने वो छाता लिया। मैंने आपको बताया कि हमारे गांव में इस साल बारिश नहीं हुई, फिर आपने मुझे उपहार के रूप में छाता क्यों दिया? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम ये छतरी लेकर अपने गांव चले जाओ, फिर वहां जाकर एक जादू देखना। राजू को जब वो छतरी मिली तो वो आगे जाने की बजाय वापस अपने गांव चला गया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, जोरदार बारिश होने लगी। उस बारिश को देखकर राजू ने वो छाता खोल दिया और खुद के ऊपर फैला लिया।
बारिश कैसे होने लग गई? संत महाराज को पता था, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे ये छाता दिया था। अब हमारे गांव को सूखे से राहत मिल जाएगी। जब वो उस छतरी को लगाए रास्ते में जा रहा था तो उसे उसका दोस्त रमेश खड़ा दिखा। राजू राजू, 1 मिनट रुको यार, मैं भी आता हूँ। अगर यहाँ रहा तो इस बारिश में भीग जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, आ जाओ, हम दोनों के लिए छतरी काफी होगी। रमेश भी छतरी के नीचे आ गया। थैंक यू राजू, तुम नहीं आते तो आज तो मैं भीग ही जाता। लेकिन ये तो बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि आज बारिश होगी? छाता लेकर घर से निकले थे तुम? फिर राजू ने रमेश को सब कुछ बता दिया। ये सुनकर रमेश को आश्चर्य हुआ। राजू और रमेश दोनों बातें करते करते आगे बढ़ गए। तभी उन्हें एक महिला दिखी जो बारिश में भीग रही थी। तुरंत राजू ने उस महिला को बुलाया। मासी, इस छतरी के नीचे आ जाओ ना, जल्दी से आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। लेकिन वो छाता बहुत छोटा है, मैं भी आई तो हम तीनों भीग जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े बच भी तो जाएंगे। तब वो महिला उस छतरी के नीचे आ गई। तुरंत उस छतरी का आकार बढ़ गया, जिसे देखकर तीनों हैरान रह गए। जब वे उस छतरी के जादू के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ और लोग उस छतरी के नीचे आ गए। छाता और बड़ा और चौड़ा हो गया और वो सब के सब अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच गए। राजू ने अपने घर जाकर अपने पिता शिवा से सारी बात बताई। उसने जो बताया उसे सुनकर शिवा को आश्चर्य हुआ। मेरे बेटे, तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। बात? वो क्या पिताजी? देखो राजू, हमें तो नहीं पता कि बारिश कब तक होगी। अच्छा होगा अगर सभी ग्रामीणों को इस छतरी के नीचे आ जाने के लिए कहें। अगर हर कोई इस छतरी के नीचे आ जाता है तो ये छाता बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर इस छतरी पर गिरने वाला सारा बारिश का पानी तालाबों और नालों में बह जाएगा। सारे तालाब और नाले पानी से लबालब हो जाएंगे। इससे हम न केवल अपने गांव में बल्कि पड़ोसी गांव में भी सूखे को मिटा सकते हैं। फिर वे भी हमारी तरह से ही अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही पिताजी, मैं सभी ग्रामीणों को तुरंत बुलाता हूँ। राजू अपने पिता के साथ सड़क पर खड़ा हो गया और सभी ग्रामीणों को उस जादुई छतरी के नीचे आकर खड़े होने के लिए कहा। तुरंत हर कोई वहां आया और उस छतरी के नीचे खड़ा हो गया। इसके साथ छाता बड़ा हो गया और उन सभी ग्रामीणों को ढक लिया। जैसे कि उन्होंने सोचा था, उस छतरी पर गिरने वाला बारिश का पानी तालाबों और नालों में बह गया। उन तालाबों और नालों को भरने के बाद भी बारिश होती रही तो पानी पड़ोसी गांवों तक भी पहुंच गया। फिर बारिश होना बंद हो गई। उसके साथ सनतपुर में और साथ ही पड़ोसी गांवों के ग्रामीणों ने सूखे से राहत पाई और अपनी जमीनों पर खेती करना शुरू कर दिया।